पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूके नहीं। आखिर पुतिन ने अमेरिका सहित नेटो को क्यों चेतावनी दी है? Ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Ему на кораблях и подводных лодках противовоздушной обороны. सुना आपने पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कई बार अपनी मिसाइलों का दमखम दिखा चुके हैं। वो मिसाइलें तैनात करने की बात कह चुके हैं। वो एक तरफा रोक से खुद को अलग करने की बात कह रहे हैं। पुतिन ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। दरअसल पुतिन के गुस्से की वजह है अमेरिका का वो ऐलान जो उसने जर्मनी को लेकर किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वो जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने कहा कि वो जर्मनी में SM-6 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करेगा। अमेरिका ये तैनाती नाटो सदस्यों के प्रति अपने समर्पण दिखाने और यूरोप की कथित सुरक्षा के नाम पर कर रहा है। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктуरा। अब समझिए कि आखिर क्या है रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिसे बदलने की बात पुतिन बार बार कर रहे हैं। रूस का 2020 परमाणु सिद्धांत यह बताता है कि परमाणु या दूसरे सामूहिक विनाश के हथियारों या पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके किए गए हमले की प्रतिक्रिया के रूप में जब राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार रूस और अमेरिका अब तक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, जिनके पास दुनिया के लगभग 88% परमाणु हथियार हैं। दोनों अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जबकि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को तेजी से बढ़ा रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों ने अपने हथियारों की संख्या में भारी कटौती की, लेकिन कोल्ड वॉर के हथियार ढांचे में गिरावट आई। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि अब उन्हें एक नई हथियारों की दौड़ का डर है। अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि रूस, चीन और अन्य विरोधियों से बढ़ते खतरों को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को आने वाले वर्षों में अधिक रणनीतिक परमाणु हथियार तैनात करने पड़ सकते हैं। रूस के पास कितने टैक्टिकल वेपन? जब सामरिक परमाणु हथियारों की बात आती है तो रूस सबसे आगे गिना जाता है। रूसी हथियार गोदाम में अमेरिका और दूसरे नेटो गठबंधन की तुलना में ज्यादा टैक्टिकल वेपन हैं। विदेशी मीडिया के मुताबिक रूस के पास लगभग 2000 ऐसे एक्टिव टैक्टिकल वेपन मौजूद हैं, जो अमेरिका से 10 गुना अधिक है। रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि अमेरिका के पास लगभग 200 सामरिक बम हैं। इसमें से आधे यूरोप में तैनात हैं। 0.3 से 170 किलोटन की अलग अलग क्षमता वाले ये 12 फीट के B-61 परमाणु बम इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड के 6 हवाई ठिकानों पर तैनात हैं। इन हथियारों को अलग तरह की मिसाइलों, टॉर्पीडो और बमों के जरिए हवा, पानी या जमीन के रास्ते लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्हें एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाकर विस्फोट किया जा सकता है। हालांकि इस युद्ध को करीब से देख रहे एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों का उत्पादन तब तक फिर से शुरू नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका विदेशों में मिसाइलें तैनात नहीं करता। एक 1000 तोपों से हमला, भाग गए यूक्रेनी सैनिक।
918 दिनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यही दावे कर रहे हैं कि यूक्रेनी सेना रूस को हरा रही है, लेकिन वहीं पुतिन लगभग 3 साल से यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहे हैं। रूस के कुर्स्क और सुत्जा भले ही यूक्रेनी सेना कब्जा करने का दावा कर रही है, लेकिन यह सच है कि रूस कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर जरा भी घबराया हुआ नहीं है, बल्कि उसे कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र को यूक्रेन के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस को अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो पूरी दुनिया में यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के खिलाफ माहौल बन जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस डंके की चोट पर यूक्रेन पर एटमी हथियारों तक का इस्तेमाल कर सकता है। रूस कहीं ना कहीं चाहता है कि यूक्रेन कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर विनाशकारी हमला करे। इसके लिए रूस ने अब यूक्रेन के छोटे कब्जों को कब्जाना शुरू कर दिया है, ताकि ज़ेलेंस्की बौखलाकर कोई एटमी गलती कर बैठे। पिछले 7 दिनों से रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यहां तक कि रूस की मिसाइलों और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए, 1000 तोपों से हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में किरोवा कस्बे पर क्या दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा करते हुए कहा है कि उसकी मिसाइलें और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र पर भीषण हमले किए हैं। 7 दिन से चल रही खूनी जंग में डोनेत्स्क क्षेत्र के किरोवो इलाके पर कब्जा करने का दावा रूसी सेना ने किया है। रूसी सेना का दावा, रूसी हमले के दौरान यूक्रेनी सेना इलाका छोड़कर भाग खड़ी हुई। रूस के किरोव में यूक्रेनी सेना ने बड़ा मोर्चा खोल रखा था, लेकिन रूसी सेना के जबरदस्त पलटवार से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर हो गई है। В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений Вооруженных сил Украины. यूक्रेन पर भारी पड़े पिछले 7 दिन। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेनी सेना ने रूस में घुसकर हमले शुरू किए थे। कुर्स्क और दक्षिण पश्चिमी रूसी शहर बेलगोरोद पर सबसे ज्यादा और भीषण हमले यूक्रेनी सेना ने किए हैं। लगभग 26 दिन की भीषण जंग में रूस को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 दिन में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम आपको रूस और यूक्रेन के टॉप कमांडरों के जरिए ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत के दावे करने वाला यूक्रेन पिछले 7 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 7 दिनों में यूक्रेन की कम से कम 250 यूनिट तबाह की जा चुकी है, जबकि पिछले 7 दिनों में ही यूक्रेन को जमीन और आसमान में भारी नुकसान हुआ है। रूस का यह भी दावा है कि महज एक ही दिन में 455 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार गिराया है, जबकि 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन के 6600 सैनिक और 70 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिन में रूस ने उस पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जबकि 26 अगस्त दिन सोमवार को यूक्रेन के टॉप पायलट कर्नल एलेक्सी मूनफिश जिस वक्त रूसी मिसाइलों को तबाह करने के लिए F-16 फाइटर जेट से हमला कर रहे थे, उस वक्त उनका F-16 जंग के मैदान में तबाह हो गया। ज़ेलेंस्की इस नुकसान से सदमे में चले गए और इस घटना के 4 दिन बाद उन्होंने यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेश्चुक को तुरंत बर्खास्त कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने खुद माना है कि कुर्स्क में हमला करना यूक्रेनी सेना के लिए एक जुआ था। ओलेक्जेंडर सिरिस्की कहीं ना कहीं इस हकीकत को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन फेल हो गया है। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. यूक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा हमला करना बड़ी गलती साबित होने जा रहा है। 6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेनी सेना ने अमेरिका और नाटो के हथियारों से भयंकर हमले रूस पर किए हैं। हमलों से बौखलाए पुतिन अब ये मान चुके हैं
कि जब तक यूक्रेन को पूरी तरह से भस्म नहीं किया जाएगा, तब तक नाटो और अमेरिका इसी तरह से तिल तिल करके रूस को मारते रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में जिस तरह से हमले किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस को खुफिया एजेंटों से पता चला कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को वो हथियार या तो दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, जिसके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के मॉस्को तक भयंकर तबाही मचा सकती है। लेकिन रूस ने पिछले 7 दिनों में बहुत ही भीषण हमले किए हैं। 109 मोर्चों पर जंग, रूस ने मचाई तबाही। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के किरोवो गांव पर कब्जा कर लिया है। यह पूरा इलाका लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इधर यूक्रेन की रक्षा पंक्ति हमलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि वो रूसी सेना के साथ 109 मोर्चों पर भीषण जंग कर रही है, जबकि रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटों में खार्किव, डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसोन में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से रौंद कर हरा दिया है। रूस ने घातक मिसाइलों, शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और फाइटर जेट से हमले बहुत तेज किए हैं। इस बीच यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि खार्किव, कुपियांस्क और टोरेत्स्क के सीमावर्ती इलाकों में 109 लड़ाइयां हो रही हैं। इसमें सबसे भीषण जंग इस वक्त पोक्रोव्स्क की दिशा में हो रही है। Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. मॉस्को तक हमला करो, ज़ेलेंस्की ने दी हरी झंडी। इधर ज़ेलेंस्की आखिरी दांव खेलने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की लाख दावों के बावजूद रूस पर वैसा दबाव नहीं बना पा रहे हैं जिसकी यूक्रेन को सख्त जरूरत है। यूक्रेन को नाटो और अमेरिका से एक से बढ़कर एक घातक हथियार मिले हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना चाह कर भी रूस के बेहद अंदर तक हमला नहीं कर पा रही है, क्योंकि नाटो और अमेरिका इसके लिए राजी नहीं है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो पर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें मदद के लिए वो अमेरिका पर भी दबाव बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के आसमान से रूस के बमों को तभी हटाया जा सकता है जब हम उन पर हमले तेज कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो रूस जंग खत्म करने और शांति की तरफ कदम बढ़ाएगा। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमले में सक्षम मिसाइलों और रूस के खिलाफ इनके इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों को तभी रोका जा सकता है जब यूक्रेन रूस के एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए। हम हर दिन अपने सहयोगी देशों से इसकी इजाजत मांग रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रूस के बेहद अंदर हमला करने के लिए सेना को हरी झंडी दिखा दी है। Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок. Найбільше штурмів не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. इधर यूक्रेन के ताजा हमलों से यह भी साबित हुआ है कि स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका को आग से खेलना बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि अमेरिका और नाटो बार बार यही कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ सीधी जंग नहीं कर रहे हैं, जबकि रूस के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। Своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно. Но это просто по Фрейду прорывается у них. Вы знаете, Третья мировая война – это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Вот весь американский менталитет. Менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности. रूसी हमले अब यूक्रेन पर कैसे भारी पड़ रहे हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। अब तक रूस की मिसाइलों और ड्रोन्स ने कीव, विन्नेतिशिया, झीतोमिर, खेमेलनित्स्की, देनप्रोपोत्रोवस्क, पोल्टावा, निकोलेव, किरोवाग्राद और ओडेशा के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को निशाना बनाया है। लुओ,
इवानो फ्रेंकोवस और खार्किव के गैस कंप्रेशर स्टेशन और गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को निशाना बनाया है। इसके अलावा कीव और देन प्रोपोत्रोवस के इलाके के एयरफील्ड और हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। रूस ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने सटीक निशाना लगाया है। यूक्रेन के कम से कम दर्जन भर हथियार डिपो में उड़ाए जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यहां तक दावा किया कि यूक्रेन को कुर्स्क में काफी नुकसान हुआ है। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या यूक्रेन मॉस्को तक हमला करके रूस को जंग में हरा पाएगा, या फिर यूक्रेन की इस हरकत से रूस पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह कर डालेगा। सावा स्लेका 14 अगस्त 2023। बोरिसो ग्लिब्स 14 अगस्त। मिलेरो 20 जुलाई। मोरोजोअस 22 जुलाई और 3 अगस्त मोरिनोका 22 अगस्त। और अब कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास पुतिन को हिला देने वाले हमले। ज़ेलेंस्की ने रूस में पैदा कर दिया जलजला। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहा खतरा। कुर्स्क में बम गिरा तो रूस के परखच्चे उड़ जाएंगे। 2.5 साल के युद्ध में अब तक ज़ेलेंस्की खून के आंसू रो रहे थे। अब पुतिन की लाल आंखों से खून टपक रहा है। रूस के भीतर घुसकर यूक्रेन तबाही का वो मंजर पैदा कर रहा है कि पूरा रूस सिहर रहा है। कुर्स्क पर यूक्रेन कब्जा जमा चुका है और आलम तो अब यह हो गया है कि रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके ऊपर कोई छत नहीं। खुले आसमान के नीचे इसकी चिमनियां खड़ी हैं। ज़ेलेंस्की का कोई भी ड्रोन या रॉकेट यहां तक पहुंचा तो परमाणु भट्टी की लंका लग जाएगी। और फिर जो पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की दर्जन भर धमकियां पश्चिमी देशों को दे चुके हैं, उनके अपने ही देश में उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। कुर्स्क के परमाणु पावर प्लांट का निरीक्षण करने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल पहुंचे। My message in Kursk Oblast, in Moscow, in St. Petersburg, in Sochi, in Kiev, in Buenos Aires, in New York is the same. No nuclear accident. This cannot happen, and this is why the IAEA will always be there. IAEA यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया भी पहुंचा था। ज़पोरिज़िया इस वक्त रूस के कब्जे में है, लेकिन ज़पोरिज़िया की एक परमाणु भट्टी में आग भड़की तो यूक्रेन और रूस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लिया। IAEA आंखें फाड़ता निहारता रह गया। किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। परमाणु रेडिएशन से मौत की आशंका वाली खबरें पृष्ठभूमि में समा गई और अब कुर्स्क डेंजर जोन में पहुंच चुका है। तस्वीर देखिए और परमाणु भट्टी का खतरा किस लेवल पर है समझने की कोशिश कीजिए। रशियन नेशनल गार्ड के ट्रूप्स उस एमुनेशन को डिफ्यूज कर रहे हैं जिसे यूक्रेन के हाइमार्स से यहां भेजा गया है। यह जगह कुर्स्क परमाणु सेंटर के बिल्कुल करीब है। रशियन नेशनल गार्ड के अफसर ने एक टूटा हुआ मिसाइल बरामद किया है, जिसमें 180 ऐसे बम मिले जो फटते फटते रह गए, जिसे अफसर ने डिफ्यूज किया। Группа прибыла на место, подняли дрон, беспилотник, осмотрели место, обнаружено то, что был ракета «Хаммерс». Вышли осмотреть объект, обнаружены были суббоеприпасы кассетные. Было обнаружено 183 боеприпаса. Они были уничтожены накладным зарядом, ни сработок не было. हारते यूक्रेन ने कैसे पलट दी बाजी?
ज़ेलेंस्की ने निकाला ऐसा कौन सा हथियार जो पुतिन की फौज पर पड़ रहा भारी? क्या नाटो ने ज़ेलेंस्की को दिया ऐसा सीक्रेट हथियार जो रूस का कर सकता है विनाश? यूक्रेन के पास अब दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट में से एक F-16 है। यूक्रेन के पास हाइमार्स डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन रूस के पास अब भी लंबी दूरी के उन हथियारों की भारी कमी है जो रूस को बहुत अंदर घुसकर उसको जख्म दे सके। लेकिन ये जुलाई के पहले तक की स्थिति थी। अब यूक्रेन के हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन ने इसके लिए ऐसे हथियार लॉन्च किए हैं जो पुतिन की करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन रूसी वायुसेना के ठिकानों, तेल और हथियारों के डिपो और उसके कमांड सेंटर को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी कंपनियां अब सैकड़ों वन वे यानी एक बार में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। पश्चिमी देशों में बने इसी तरह के ड्रोन के मुकाबले यूक्रेन के ये ड्रोन काफी सस्ते बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन की कंपनियां लंबी दूरी तक मार करने वाले AQ-400 साइथ ड्रोन बना रही हैं। इस ड्रोन की क्षमता 750 किलोमीटर यानी 450 मील है। इसके अलावा यूक्रेन की कंपनियां हर महीने 100 से अधिक कम दूरी वाले AQ-100 बेयोनेट ड्रोन भी बना रही हैं। ये ड्रोन एक बार में 100 से अधिक किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन लकड़ी के बने हुए हैं और इन्हें यूक्रेन की पुरानी फर्नीचर फैक्ट्रियों में असेंबल किया जा रहा है। इन्हें असेंबल करने में 1 घंटा लगता है और फिर आधे घंटे में इसमें मोटर, विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं। बेयोनेट ड्रोन की कीमत कुछ $1000 होती है। इसकी तुलना में इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रूस को जो मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है उसकी कीमत $10 लाख से भी अधिक होती है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स के हमलों को उनकी खुफिया एजेंसियां संचालित करती हैं। ज्यादातर हमले रात के वक्त किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से अधिकतर को मार गिराता है, लेकिन 10% के आसपास अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और फिर जो तबाही होती है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन हमलों ने रूस के अपने सैन्य हवाई अड्डों को और पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया है। नतीजतन यूक्रेन पर हवाई हमलों की संख्या में भी कमी आई है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने मेरिनोवका एयरबेस पर काफी तबाही मचाई है। यूक्रेन का मानना है कि वो पश्चिम देशों में से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से और अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन के सहयोगियों ने उसके अनुरोध को मंजूर नहीं किया है। अमेरिका और जर्मनी में इस बात का भी डर है कि यूक्रेन को अगर ऐसे हथियार दिए गए तो उन्हें भी युद्ध में घसीटा जा सकता है। हालांकि इस डर के बावजूद पश्चिमी देश और कंपनियां यूक्रेन की मदद कर रही हैं। They want to insist on the idea that when we support Ukraine, even when we consider the possibility of targeting inside Russian territory, we are not in war with Russia. Nobody wants to be in war with Russia. We are just supporting Ukraine. But put on the shoes of the Ukrainians, and you are being bombed by the Russians from a place which is out of range of your capacity. You would like to be able to fight on equal terms. This is a war that cost a lot of lives to the Ukrainians. So we have to support them more. यूक्रेन बहुत हद तक अब भी घरेलू स्तर पर बने ड्रोन ही इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन को लगता है कि युद्ध जीतने का एक ही तरीका है और वो है जंग को रूस के भीतर ले जाना। सवाल है, यूक्रेन के हमलों का जोरदार जवाब पुतिन क्यों नहीं दे रहे? पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? पुतिन कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस हमले को इतना गंभीर खतरा नहीं मानते हैं कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से सैनिकों को वापस बुलाकर कुर्स्क इलाके में भेजना उचित समझे, जो उनका पहला लक्ष्य है। पुतिन का ध्यान यूक्रेन सरकार के पतन पर है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसके बाद किसी भी इलाके पर कब्जा अपने आप महत्वहीन हो जाएगा। 2022 में हमला शुरू करने के महीनों बाद पुतिन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसॉन के यूक्रेनी इलाकों को रूसी क्षेत्र के हिस्से के रूप में अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। उन इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। टेलीविजन मीटिंग में कुर्स्क हमले के बारे में पुतिन ने कहा कि यह डोनेट्स्क में रूसी अभियान को धीमा करने की एक चाल है।
कुर्स्क में हमले की घटनाओं के बावजूद रूस तेजी से कई इलाकों में आगे बढ़ा है। यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुतिन ने कुर्स्क में कीव के हमले को बहुत कम महत्व देने की कोशिश की है। रूस के सरकारी मीडिया ने कुर्स्क पर हमले को कीव के आक्रामक इरादों के सबूत के रूप में पेश किया और कहा कि ये इस बात का और सबूत है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करना उचित था। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने डोनेट्स्क और लुहांस्क की 2 जगहों पर कब्जा कर लिया है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पुतिन लंबी जंग के योद्धा हैं, इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन भले ही इस वक्त रूस में घुसकर हमला करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन इसे अनदेखा कर रहे हैं। पुतिन माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कीव में पिछले 4 दिनों से रूस की फौज कई बार अटैक कर चुकी है। इन हमलों का एक ही मकसद है कि कीव का किला गिरा तो फिर रूस में घुसकर किए जा रहे यूक्रेन के हमलों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। आपको याद हो कि 2022 में युद्ध शुरू होने के ठीक बाद रूस की फौज, जिसमें चेचन्या का कमांडर रमजान कादिरव की सेना भी शामिल थी, कीव में घेरा डाला था, लेकिन 2 महीने के घेरे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और रूस की फौज को यूक्रेन के दूसरे इलाकों में कूच करना पड़ा। पुतिन आगे क्या करेंगे और पुतिन किस प्लान पर काम कर रहे हैं, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस बीच पुतिन की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह मंगोलिया का दौरा करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी का सदस्य है। 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के मामले में पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। पुतिन कच्चे खिलाड़ी नहीं। यूक्रेन युद्ध शुरू करने के बाद से ही पुतिन कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुतिन के सामने युद्ध शुरू करने से पहले भी यह क्लियर था कि यूक्रेन पर हमले के बाद उनका सीधा सामना नाटो की ताकतों से होगा, जिसकी लीडरशिप अमेरिका के पास है। पुतिन के सामने ये भी तथ्य स्पष्ट था कि नाटो ज़ेलेंस्की को हथियार देगा और हर संभव मदद करेगा। बावजूद इसके पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया और 2.5 सालों से कोई दिन शायद ही ऐसा हो जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर बम नहीं गिराए। अब यूक्रेन बम गिरा रहा है तो पुतिन को चिंता तो हो रही होगी, लेकिन ये चिंता इतनी ज्यादा नहीं दिख रही कि यूक्रेन पर पुतिन अटैक बंद कर दे। रूस के परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन। क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। Внимание, расчет, пуск! आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया खौफ से कांप रही है। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की हैं, जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है, जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के इस साइन के क्या मायने हैं? पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? दुनिया के चप्पे चप्पे में पुतिन का ये वीडियो देखा जा रहा है। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा है। इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है और कुछ देशों ने तो वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है।
क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणु बम के निशाने पर कौन है। पुतिन गुस्से से लाल है। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। पुतिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं। अपनी फौज के सामने पुतिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। पुतिन क्यों तिलमिलाए हुए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन कर भी चुके हैं। पुतिन के गुस्से का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइलें सेट कर दी हैं और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुंच चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है, वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में सुपर पावर का पावर सेंटर व्हाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारीक कड़ी फिट हो चुकी है और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन के इस एटम हमले के बाद व्हाइट हाउस ही नहीं, दुनिया का क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो खतरा सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पुतिन के इस बयान को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुतिन का यह बयान अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Новые, и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно. पुतिन ने कहा सुधर जाओ वरना उड़ा दिए जाओगे। आखिर पुतिन क्रोध से लाल क्यों हो गए हैं? वो क्यों अमेरिका को ही भस्म करने पर आमादा है? तो सुनिए पुतिन के इस गुस्से के पीछे है बाइडेन का वो फैसला जिससे रूस सीधे सीधे अमेरिकी मिसाइल और हथियारों की जद में आ जाएगा। पुतिन के इस गुस्से के पीछे है अमेरिका का वो बयान जिसमें उसने कहा है कि वो जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अमेरिका और जर्मनी ने पिछले दिनों ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका नेटो और यूरोपीय देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अब इस मैप के जरिए देखिए जर्मनी से रूस की कितनी दूरी है। दुनिया के नक्शे में जर्मनी यहाँ पर है और रूस यहाँ पर, और दोनों के बीच की दूरी है 5417 किलोमीटर। रूस का दावा है कि अमेरिका ऐसी मिसाइलें तैनात करने जा रहा है जो सिर्फ 10 मिनट में रूस के सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। सुनिए पुतिन को वो क्या कह रहे हैं। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. अमेरिका ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन मिसाइलों की एपिसोडिक तैनाती की तैयारी में है, जिसमें SM-6 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे, जिनकी यूरोप में वर्तमान क्षमताओं की तुलना में लंबी दूरी की क्षमता होगी। पुतिन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूके नहीं। आखिर पुतिन ने अमेरिका सहित नेटो को क्यों चेतावनी दी है? Ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными
от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Ему на кораблях и подводных лодках противовоздушной обороны. सुना आपने पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कई बार अपनी मिसाइलों का दमखम दिखा चुके हैं। वो मिसाइलें तैनात करने की बात कह चुके हैं। वो एक तरफा रोक से खुद को अलग करने की बात कह रहे हैं। पुतिन ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। दरअसल पुतिन के गुस्से की वजह है अमेरिका का वो ऐलान जो उसने जर्मनी को लेकर किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वो जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने कहा कि वो जर्मनी में SM-6 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करेगा। अमेरिका ये तैनाती नाटो सदस्यों के प्रति अपने समर्पण दिखाने और यूरोप की कथित सुरक्षा के नाम पर कर रहा है। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. अब समझिए कि आखिर क्या है रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिसे बदलने की बात पुतिन बार बार कर रहे हैं। रूस का 2020 परमाणु सिद्धांत ये बताता है कि परमाणु या दूसरे सामूहिक विनाश के हथियारों या पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके किए गए हमले की प्रतिक्रिया के रूप में जब राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार रूस और अमेरिका अब तक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, जिनके पास दुनिया के लगभग 88% परमाणु हथियार हैं। दोनों अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जबकि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को तेजी से बढ़ा रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों ने अपने हथियारों की संख्या में भारी कटौती की, लेकिन कोल्ड वॉर के हथियार ढांचे में गिरावट आई। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि अब उन्हें एक नई हथियारों की दौड़ का डर है। अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि रूस, चीन और अन्य विरोधियों से बढ़ते खतरों को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को आने वाले वर्षों में अधिक रणनीतिक परमाणु हथियार तैनात करने पड़ सकते हैं। रूस के पास कितने टैक्टिकल वेपन? जब सामरिक परमाणु हथियारों की बात आती है तो रूस सबसे आगे गिना जाता है। रूसी हथियार गोदाम में अमेरिका और दूसरे नेटो गठबंधन की तुलना में ज्यादा टैक्टिकल वेपन हैं। विदेशी मीडिया के मुताबिक रूस के पास लगभग 2000 ऐसे एक्टिव टैक्टिकल वेपन मौजूद हैं, जो अमेरिका से 10 गुना अधिक है। रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि अमेरिका के पास लगभग 200 सामरिक बम हैं, इसमें से आधे यूरोप में तैनात हैं। 0.3 से 170 किलोटन की अलग अलग क्षमता वाले ये 12 फीट के B-61 परमाणु बम इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड के 6 हवाई ठिकानों पर तैनात हैं। इन हथियारों को अलग तरह की मिसाइलों, टॉर्पीडो और बमों के जरिए हवा, पानी या जमीन के रास्ते लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्हें एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाकर विस्फोट किया जा सकता है। हालांकि इस युद्ध को करीब से देख रहे एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों का उत्पादन तब तक फिर से शुरू नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका विदेशों में मिसाइलें तैनात नहीं करता। एक 1000 तोपों से हमला, भाग गए यूक्रेनी सैनिक। 918 दिनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यही दावे कर रहे हैं कि यूक्रेनी सेना रूस को हरा रही है, लेकिन वहीं पुतिन लगभग 3 साल से यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहे हैं। रूस के कुर्स्क और सुत्जा भले ही यूक्रेनी सेना कब्जा करने का दावा कर रही है, लेकिन यह सच है कि रूस कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर जरा भी घबराया हुआ नहीं है, बल्कि उसे कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र को यूक्रेन के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।
रूस को अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो पूरी दुनिया में यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के खिलाफ माहौल बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस डंके की चोट पर यूक्रेन पर एटमी हथियारों तक का इस्तेमाल कर सकता है। रूस कहीं ना कहीं चाहता है कि यूक्रेन कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर विनाशकारी हमला करे। इसके लिए रूस ने अब यूक्रेन के छोटे कब्जों को कब्जाना शुरू कर दिया है ताकि ज़ेलेंस्की बौखलाकर कोई एटमी गलती कर बैठे। पिछले 7 दिनों से रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यहां तक कि रूस की मिसाइलों और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए, 1000 तोपों से हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में किरोवा कस्बे पर क्या दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा करते हुए कहा है कि उसकी मिसाइलें और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र पर भीषण हमले किए हैं। 7 दिन से चल रही खूनी जंग में डोनेत्स्क क्षेत्र के किरोवो इलाके पर कब्जा करने का दावा रूसी सेना ने किया है। रूसी सेना का दावा, रूसी हमले के दौरान यूक्रेनी सेना इलाका छोड़कर भाग खड़ी हुई। रूस के किरोव में यूक्रेनी सेना ने बड़ा मोर्चा खोल रखा था, लेकिन रूसी सेना के जबरदस्त पलटवार से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर हो गई है। В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений Вооруженных сил Украины. यूक्रेन पर भारी पड़े पिछले 7 दिन। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेनी सेना ने रूस में घुसकर हमले शुरू किए थे। कुर्स्क और दक्षिण पश्चिमी रूसी शहर बेलगोरोद पर सबसे ज्यादा और भीषण हमले यूक्रेनी सेना ने किए हैं। लगभग 26 दिन की भीषण जंग में रूस को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 दिन में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम आपको रूस और यूक्रेन के टॉप कमांडरों के जरिए ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत के दावे करने वाला यूक्रेन पिछले 7 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 7 दिनों में यूक्रेन की कम से कम 250 यूनिट तबाह की जा चुकी है, जबकि पिछले 7 दिनों में ही यूक्रेन को जमीन और आसमान में भारी नुकसान हुआ है। रूस का यह भी दावा है कि महज एक ही दिन में 455 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार गिराया है, जबकि 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन के 6600 सैनिक और 70 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिन में रूस ने उस पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जबकि 26 अगस्त दिन सोमवार को यूक्रेन के टॉप पायलट कर्नल एलेक्सी मूनफिश जिस वक्त रूसी मिसाइलों को तबाह करने के लिए F-16 फाइटर जेट से हमला कर रहे थे, उस वक्त उनका F-16 जंग के मैदान में तबाह हो गया। ज़ेलेंस्की इस नुकसान से सदमे में चले गए और इस घटना के 4 दिन बाद उन्होंने यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेश्चुक को तुरंत बर्खास्त कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने खुद माना है कि कुर्स्क में हमला करना यूक्रेनी सेना के लिए एक जुआ था। ओलेक्जेंडर सिरिस्की कहीं ना कहीं इस हकीकत को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन फेल हो गया है। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. यूक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा हमला करना बड़ी गलती साबित होने जा रहा है। 6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेनी सेना ने अमेरिका और नाटो के हथियारों से भयंकर हमले रूस पर किए हैं। हमलों से बौखलाए पुतिन अब ये मान चुके हैं कि जब तक यूक्रेन को पूरी तरह से भस्म नहीं किया जाएगा, तब तक नाटो और अमेरिका इसी तरह से तिल तिल करके रूस को मारते रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में जिस तरह से हमले किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस को खुफिया एजेंटों से पता चला कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को वो हथियार या तो दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, जिसके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के मॉस्को तक भयंकर तबाही मचा सकती है। लेकिन रूस ने पिछले 7 दिनों में बहुत ही भीषण हमले किए हैं। 109 मोर्चों पर जंग,
रूस ने मचाई तबाही। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के किरोवो गांव पर कब्जा कर लिया है। यह पूरा इलाका लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इधर यूक्रेन की रक्षा पंक्ति हमलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि वो रूसी सेना के साथ 109 मोर्चों पर भीषण जंग कर रही है, जबकि रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटों में खार्किव, डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसोन में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से रौंद कर हरा दिया है। रूस ने घातक मिसाइलों, शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और फाइटर जेट से हमले बहुत तेज किए हैं। इस बीच यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि खार्किव, कुपियांस्क और टोरेत्स्क के सीमावर्ती इलाकों में 109 लड़ाइयां हो रही हैं। इसमें सबसे भीषण जंग इस वक्त पोक्रोव्स्क की दिशा में हो रही है। Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. मॉस्को तक हमला करो, ज़ेलेंस्की ने दी हरी झंडी। इधर ज़ेलेंस्की आखिरी दांव खेलने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की लाख दावों के बावजूद रूस पर वैसा दबाव नहीं बना पा रहे हैं जिसकी यूक्रेन को सख्त जरूरत है। यूक्रेन को नाटो और अमेरिका से एक से बढ़कर एक घातक हथियार मिले हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना चाह कर भी रूस के बेहद अंदर तक हमला नहीं कर पा रही है, क्योंकि नाटो और अमेरिका इसके लिए राजी नहीं है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो पर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें मदद के लिए वो अमेरिका पर भी दबाव बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के आसमान से रूस के बमों को तभी हटाया जा सकता है जब हम उन पर हमले तेज कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो रूस जंग खत्म करने और शांति की तरफ कदम बढ़ाएगा। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमले में सक्षम मिसाइलों और रूस के खिलाफ इनके इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों को तभी रोका जा सकता है जब यूक्रेन रूस के एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए। हम हर दिन अपने सहयोगी देशों से इसकी इजाजत मांग रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रूस के बेहद अंदर हमला करने के लिए सेना को हरी झंडी दिखा दी है। Сьогодні говорив з головкомом, Покровський напрямок. Найбільше штурмів не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. इधर यूक्रेन के ताजा हमलों से यह भी साबित हुआ है कि स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका को आग से खेलना बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि अमेरिका और नाटो बार बार यही कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ सीधी जंग नहीं कर रहे हैं, जबकि रूस के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। Своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно. Но это просто по Фрейду прорывается у них. Вы знаете, Третья мировая война – это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Вот весь американский менталитет. Менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности. रूसी हमले अब यूक्रेन पर कैसे भारी पड़ रहे हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। अब तक रूस की मिसाइलों और ड्रोन्स ने कीव, विन्नेतिशिया, झीतोमिर, खेमेलनित्स्की, देनप्रोपेट्रोव्स्क, पोल्टावा, निकोलेव, किरोवाग्राद और ओडेशा के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को निशाना बनाया है। लुओ, इवानो फ्रेंकोवस्क और खार्किव के गैस कंप्रेशर स्टेशन और गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को निशाना बनाया है। इसके अलावा कीव और देनप्रोपेट्रोव्स्क इलाके के एयरफील्ड और हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। रूस ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने सटीक निशाना लगाया है। यूक्रेन के कम से कम दर्जन भर हथियार डिपो में उड़ाए जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यहां तक दावा किया कि यूक्रेन को कुर्स्क में काफी नुकसान हुआ है।
अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या यूक्रेन मॉस्को तक हमला करके रूस को जंग में हरा पाएगा, या फिर यूक्रेन की इस हरकत से रूस पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह कर डालेगा। सावा स्लेका 14 अगस्त 2023। बोरिसो ग्लिब्स 14 अगस्त। मिलेरो 20 जुलाई। मोरोजोअस 22 जुलाई और 3 अगस्त मोरिनोका 22 अगस्त। और अब कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास पुतिन को हिला देने वाले हमले। ज़ेलेंस्की ने रूस में पैदा कर दिया जलजला। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहा खतरा। कुर्स्क में बम गिरा तो रूस के परखच्चे उड़ जाएंगे। 2.5 साल के युद्ध में अब तक ज़ेलेंस्की खून के आंसू रो रहे थे। अब पुतिन की लाल आंखों से खून टपक रहा है। रूस के भीतर घुसकर यूक्रेन तबाही का वो मंजर पैदा कर रहा है कि पूरा रूस सिहर रहा है। कुर्स्क पर यूक्रेन कब्जा जमा चुका है और आलम तो अब यह हो गया है कि रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके ऊपर कोई छत नहीं। खुले आसमान के नीचे इसकी चिमनियां खड़ी हैं। ज़ेलेंस्की का कोई भी ड्रोन या रॉकेट यहां तक पहुंचा तो परमाणु भट्टी की लंका लग जाएगी। और फिर जो पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की दर्जन भर धमकियां पश्चिमी देशों को दे चुके हैं, उनके अपने ही देश में उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। कुर्स्क के परमाणु पावर प्लांट का निरीक्षण करने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल पहुंचे। My message in Kursk Oblast, in Moscow, in St. Petersburg, in Sochi, in Kiev, in Buenos Aires, in New York is the same. No nuclear accident. This cannot happen, and this is why the IAEA will always be there. IAEA यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया भी पहुंचा था। ज़पोरिज़िया इस वक्त रूस के कब्जे में है, लेकिन ज़पोरिज़िया की एक परमाणु भट्टी में आग भड़की तो यूक्रेन और रूस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लिया। IAEA आंखें फाड़ता निहारता रह गया। किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। परमाणु रेडिएशन से मौत की आशंका वाली खबरें पृष्ठभूमि में समा गई और अब कुर्स्क डेंजर जोन में पहुंच चुका है। तस्वीर देखिए और परमाणु भट्टी का खतरा किस लेवल पर है समझने की कोशिश कीजिए। रशियन नेशनल गार्ड के ट्रूप्स उस एमुनेशन को डिफ्यूज कर रहे हैं जिसे यूक्रेन के हाइमार्स से यहां भेजा गया है। यह जगह कुर्स्क परमाणु सेंटर के बिल्कुल करीब है। रशियन नेशनल गार्ड के अफसर ने एक टूटा हुआ मिसाइल बरामद किया है, जिसमें 180 ऐसे बम मिले जो फटते फटते रह गए, जिसे अफसर ने डिफ्यूज किया। Группа прибыла на место, подняли дрон, беспилотник, осмотрели место, обнаружено то, что была ракета «Хаммерс». Вышли осмотреть объект, обнаружены были суббоеприпасы кассетные. Было обнаружено 183 боеприпаса. Они были уничтожены накладным зарядом, ни сработок не было. हारते यूक्रेन ने कैसे पलट दी बाजी? ज़ेलेंस्की ने निकाला ऐसा कौन सा हथियार जो पुतिन की फौज पर पड़ रहा भारी? क्या नाटो ने ज़ेलेंस्की को दिया ऐसा सीक्रेट हथियार जो रूस का कर सकता है विनाश? यूक्रेन के पास अब दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट में से एक F-16 है। यूक्रेन के पास हाइमार्स डिफेंस सिस्टम है।
यूक्रेन के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन रूस के पास अब भी लंबी दूरी के उन हथियारों की भारी कमी है जो रूस को बहुत अंदर घुसकर उसको जख्म दे सके। लेकिन ये जुलाई के पहले तक की स्थिति थी। अब यूक्रेन के हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन ने इसके लिए ऐसे हथियार लॉन्च किए हैं जो पुतिन की करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन रूसी वायुसेना के ठिकानों, तेल और हथियारों के डिपो और उसके कमांड सेंटर को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी कंपनियां अब सैकड़ों वन वे यानी एक बार में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। पश्चिमी देशों में बने इसी तरह के ड्रोन के मुकाबले यूक्रेन के ये ड्रोन काफी सस्ते बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन की कंपनियां लंबी दूरी तक मार करने वाले AQ-400 साइथ ड्रोन बना रही हैं। इस ड्रोन की क्षमता 750 किलोमीटर यानी 450 मील है। इसके अलावा यूक्रेन की कंपनियां हर महीने 100 से अधिक कम दूरी वाले AQ-100 बेयोनेट ड्रोन भी बना रही हैं। ये ड्रोन एक बार में 100 से अधिक किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन लकड़ी के बने हुए हैं और इन्हें यूक्रेन की पुरानी फर्नीचर फैक्ट्रियों में असेंबल किया जा रहा है। इन्हें असेंबल करने में 1 घंटा लगता है और फिर आधे घंटे में इसमें मोटर, विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं। बेयोनेट ड्रोन की कीमत कुछ $1000 होती है। इसकी तुलना में इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रूस को जो मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है उसकी कीमत $10 लाख से भी अधिक होती है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स के हमलों को उनकी खुफिया एजेंसियां संचालित करती हैं। ज्यादातर हमले रात के वक्त किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से अधिकतर को मार गिराता है, लेकिन 10% के आसपास अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और फिर जो तबाही होती है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन हमलों ने रूस के अपने सैन्य हवाई अड्डों को और पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया है। नतीजतन यूक्रेन पर हवाई हमलों की संख्या में भी कमी आई है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने मेरिनोवका एयरबेस पर काफी तबाही मचाई है। यूक्रेन का मानना है कि वो पश्चिम देशों में से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से और अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन के सहयोगियों ने उसके अनुरोध को मंजूर नहीं किया है। अमेरिका और जर्मनी में इस बात का भी डर है कि यूक्रेन को अगर ऐसे हथियार दिए गए तो उन्हें भी युद्ध में घसीटा जा सकता है। हालांकि इस डर के बावजूद पश्चिमी देश और कंपनियां यूक्रेन की मदद कर रही हैं। I want to insist on the idea that when we support Ukraine, even when we consider the possibility of targeting inside Russian territory, we are not in war with Russia. Nobody wants to be in war with Russia. We are just supporting Ukraine. But put on the shoes of the Ukrainians, you are being bombed by the Russians from a place which is out of range of your capacity. You would like to be able to fight on equal terms. This is a war that cost a lot of lives to the Ukrainians. So we have to support them more. यूक्रेन बहुत हद तक अब भी घरेलू स्तर पर बने ड्रोन ही इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन को लगता है कि युद्ध जीतने का एक ही तरीका है और वो है जंग को रूस के भीतर ले जाना। सवाल है यूक्रेन के हमलों का जोरदार जवाब पुतिन क्यों नहीं दे रहे? पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? पुतिन कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस हमले को इतना गंभीर खतरा नहीं मानते हैं कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से सैनिकों को वापस बुलाकर कुर्स्क इलाके में भेजना उचित समझे, जो उनका पहला लक्ष्य है। पुतिन का ध्यान यूक्रेन सरकार के पतन पर है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसके बाद किसी भी इलाके पर कब्जा अपने आप महत्वहीन हो जाएगा। 2022 में हमला शुरू करने के महीनों बाद पुतिन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसॉन के यूक्रेनी इलाकों को रूसी क्षेत्र के हिस्से के रूप में अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। उन इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। टेलीविजन मीटिंग में कुर्स्क हमले के बारे में पुतिन ने कहा कि यह डोनेट्स्क में रूसी अभियान को धीमा करने की एक चाल है। कुर्स्क में हमले की घटनाओं के बावजूद रूस तेजी से कई इलाकों में आगे बढ़ा है। यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुतिन ने कुर्स्क में कीव के हमले को बहुत कम महत्व देने की कोशिश की है। रूस के सरकारी मीडिया ने कुर्स्क पर हमले को कीव के आक्रामक इरादों के सबूत के रूप में पेश किया और कहा कि ये इस बात का और सबूत है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करना उचित था।
इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने डोनेट्स्क और लुहांस्क की 2 जगहों पर कब्जा कर लिया है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पुतिन लंबी जंग के योद्धा हैं, इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन भले ही इस वक्त रूस में घुसकर हमला करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन इसे अनदेखा कर रहे हैं। पुतिन माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कीव में पिछले 4 दिनों से रूस की फौज कई बार अटैक कर चुकी है। इन हमलों का एक ही मकसद है कि कीव का किला गिरा तो फिर रूस में घुसकर किए जा रहे यूक्रेन के हमलों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं है। आपको याद हो कि 2022 में युद्ध शुरू होने के ठीक बाद रूस की फौज, जिसमें चेचन्या का कमांडर रमजान कादिरोव की सेना भी शामिल थी, कीव में घेरा डाला था, लेकिन 2 महीने के घेरे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और रूस की फौज को यूक्रेन के दूसरे इलाकों में कूच करना पड़ा। पुतिन आगे क्या करेंगे और पुतिन किस प्लान पर काम कर रहे हैं, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस बीच पुतिन की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह मंगोलिया का दौरा करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी का सदस्य है। 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के मामले में पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। पुतिन कच्चे खिलाड़ी नहीं। यूक्रेन युद्ध शुरू करने के बाद से ही पुतिन कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुतिन के सामने युद्ध शुरू करने से पहले भी यह क्लियर था कि यूक्रेन पर हमले के बाद उनका सीधा सामना नाटो की ताकतों से होगा, जिसकी लीडरशिप अमेरिका के पास है। पुतिन के सामने यह भी तथ्य स्पष्ट था कि नाटो ज़ेलेंस्की को हथियार देगा और हर संभव मदद करेगा। बावजूद इसके पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया और 2.5 सालों से कोई दिन शायद ही ऐसा हो जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर बम नहीं गिराए। अब यूक्रेन बम गिरा रहा है तो पुतिन को चिंता तो हो रही होगी, लेकिन ये चिंता इतनी ज्यादा नहीं दिख रही कि यूक्रेन पर पुतिन अटैक बंद कर। के परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन। क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। Внимание, расчет, пуск! आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया खौफ से कांप रही है। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की हैं, जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है, जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के इस साइन के क्या मायने हैं? पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? दुनिया के चप्पे चप्पे में पुतिन का ये वीडियो देखा जा रहा है। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा है। इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है और कुछ देशों ने तो वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणु बम के निशाने पर कौन है। पुतिन गुस्से से लाल है। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। पुतिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं। अपनी फौज के सामने पुतिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। पुतिन
क्यों तिलमिलाए हुए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन कर भी चुके हैं। पुतिन के गुस्से का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइलें सेट कर दी हैं और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुंच चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है, वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में सुपर पावर का पावर सेंटर, व्हाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारीक कड़ी फिट हो चुकी है और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन के इस एटम हमले के बाद व्हाइट हाउस ही नहीं, दुनिया का क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो खतरा सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पुतिन के इस बयान को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुतिन का यह बयान अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Новые, и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы и применять, и ничего в этом особенно. पुतिन ने कहा सुधर जाओ वरना उड़ा दिए जाओगे। आखिर पुतिन क्रोध से लाल क्यों हो गए हैं, वो क्यों अमेरिका को ही भस्म करने पर आमादा है? तो सुनिए पुतिन के इस गुस्से के पीछे है बाइडेन का वो फैसला जिससे रूस सीधे सीधे अमेरिकी मिसाइल और हथियारों की जद में आ जाएगा। पुतिन के इस गुस्से के पीछे है अमेरिका का वो बयान जिसमें उसने कहा है कि वो जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अमेरिका और जर्मनी ने पिछले दिनों ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका नेटो और यूरोपीय देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अब इस मैप के जरिए देखिए जर्मनी से रूस की कितनी दूरी है। दुनिया के नक्शे में जर्मनी यहाँ पर है और रूस यहाँ पर, और दोनों के बीच की दूरी है 5417 किलोमीटर। रूस का दावा है कि अमेरिका ऐसी मिसाइलें तैनात करने जा रहा है जो सिर्फ 10 मिनट में रूस के सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। सुनिए पुतिन को वो क्या कह रहे हैं। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. अमेरिका ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन मिसाइलों की एपिसोडिक तैनाती की तैयारी में है, जिसमें SM-6 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार शामिल होंगे, जिनकी यूरोप में वर्तमान क्षमताओं की तुलना में लंबी दूरी की क्षमता होगी। पुतिन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूके नहीं। आखिर पुतिन ने अमेरिका सहित नेटो को क्यों चेतावनी दी है? Ситуация напоминает события времен Холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов, ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Ему на кораблях и подводных лодках противовоздушной обороны. सुना आपने पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कई बार अपनी मिसाइलों का दमखम दिखा चुके हैं। वो मिसाइलें तैनात करने की बात कह चुके हैं। वो एक तरफा रोक से खुद को अलग करने की बात कह रहे हैं। पुतिन ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। दरअसल पुतिन के गुस्से की वजह है अमेरिका का वो ऐलान जो उसने जर्मनी को लेकर किया है।
इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वो जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने कहा कि वो जर्मनी में SM-6 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करेगा। अमेरिका ये तैनाती नाटो सदस्यों के प्रति अपने समर्पण दिखाने और यूरोप की कथित सुरक्षा के नाम पर कर रहा है। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктуरा। अब समझिए कि आखिर क्या है रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिसे बदलने की बात पुतिन बार बार कर रहे हैं। रूस का 2020 परमाणु सिद्धांत ये बताता है कि परमाणु या दूसरे सामूहिक विनाश के हथियारों या पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके किए गए हमले की प्रतिक्रिया के रूप में जब राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के अनुसार रूस और अमेरिका अब तक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, जिनके पास दुनिया के लगभग 88% परमाणु हथियार हैं। दोनों अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जबकि चीन अपने परमाणु शस्त्रागार को तेजी से बढ़ा रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों ने अपने हथियारों की संख्या में भारी कटौती की, लेकिन कोल्ड वॉर के हथियार ढांचे में गिरावट आई। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि अब उन्हें एक नई हथियारों की दौड़ का डर है। अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ सहयोगी ने कहा कि रूस, चीन और अन्य विरोधियों से बढ़ते खतरों को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को आने वाले वर्षों में अधिक रणनीतिक परमाणु हथियार तैनात करने पड़ सकते हैं। रूस के पास कितने टैक्टिकल वेपन? जब सामरिक परमाणु हथियारों की बात आती है तो रूस सबसे आगे गिना जाता है। रूसी हथियार गोदाम में अमेरिका और दूसरे नेटो गठबंधन की तुलना में ज्यादा टैक्टिकल वेपन हैं। विदेशी मीडिया के मुताबिक रूस के पास लगभग 2000 ऐसे एक्टिव टैक्टिकल वेपन मौजूद हैं, जो अमेरिका से 10 गुना अधिक है। रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि अमेरिका के पास लगभग 200 सामरिक बम हैं, इसमें से आधे यूरोप में तैनात हैं। 0.3 से 170 किलो टन की अलग अलग क्षमता वाले ये 12 फीट के B-61 परमाणु बम इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम और नेदरलैंड के 6 हवाई ठिकानों पर तैनात हैं। इन हथियारों को अलग तरह की मिसाइलों, टॉर्पीडो और बमों के जरिए हवा, पानी या जमीन के रास्ते लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्हें एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाकर विस्फोट किया जा सकता है। हालांकि इस युद्ध को करीब से देख रहे एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ऐसी मिसाइलों का उत्पादन तब तक फिर से शुरू नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका विदेशों में मिसाइलें तैनात नहीं करता। एक 1000 तोपों से हमला, भाग गए यूक्रेनी सैनिक। 918 दिनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यही दावे कर रहे हैं कि यूक्रेनी सेना रूस को हरा रही है, लेकिन वहीं पुतिन लगभग 3 साल से यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहे हैं। रूस के कुर्स्क और सुत्जा भले ही यूक्रेनी सेना कब्जा करने का दावा कर रही है, लेकिन यह सच है कि रूस कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर जरा भी घबराया हुआ नहीं है, बल्कि उसे कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र को यूक्रेन के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस को अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो पूरी दुनिया में यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के खिलाफ माहौल बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस डंके की चोट पर यूक्रेन पर एटमी हथियारों तक का इस्तेमाल कर सकता है। रूस कहीं ना कहीं चाहता है कि यूक्रेन कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर विनाशकारी हमला करे। इसके लिए रूस ने अब यूक्रेन के छोटे कब्जों को कब्जाना शुरू कर दिया है, ताकि ज़ेलेंस्की बौखलाकर कोई एटमी गलती कर बैठे।
पिछले 7 दिनों से रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यहाँ तक कि रूस की मिसाइलों और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए, 1000 तोपों से हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में किरोवा कस्बे पर क्या दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा करते हुए कहा है कि उसकी मिसाइलें और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र पर भीषण हमले किए हैं। 7 दिन से चल रही खूनी जंग में डोनेत्स्क क्षेत्र के किरोवो इलाके पर कब्जा करने का दावा रूसी सेना ने किया है। रूसी सेना का दावा, रूसी हमले के दौरान यूक्रेनी सेना इलाका छोड़कर भाग खड़ी हुई। रूस के किरोव में यूक्रेनी सेना ने बड़ा मोर्चा खोल रखा था, लेकिन रूसी सेना के जबरदस्त पलटवार से यूक्रेनी सेना भागने को मजबूर हो गई है। В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений Вооруженных сил Украины. यूक्रेन पर भारी पड़े पिछले 7 दिन। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेनी सेना ने रूस में घुसकर हमले शुरू किए थे। कुर्स्क और दक्षिण पश्चिमी रूसी शहर बेलगोरोद पर सबसे ज्यादा और भीषण हमले यूक्रेनी सेना ने किए हैं। लगभग 26 दिन की भीषण जंग में रूस को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 7 दिन में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हम आपको रूस और यूक्रेन के टॉप कमांडरों के जरिए ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जीत के दावे करने वाला यूक्रेन पिछले 7 दिनों में रूस से बुरी तरह से हार रहा है। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 7 दिनों में यूक्रेन की कम से कम 250 यूनिट तबाह की जा चुकी है, जबकि पिछले 7 दिनों में ही यूक्रेन को जमीन और आसमान में भारी नुकसान हुआ है। रूस का यह भी दावा है कि महज एक ही दिन में 455 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार गिराया है, जबकि 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन के 6600 सैनिक और 70 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिन में रूस ने उस पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जबकि 26 अगस्त दिन सोमवार को यूक्रेन के टॉप पायलट कर्नल एलेक्सी मूनफिश जिस वक्त रूसी मिसाइलों को तबाह करने के लिए F-16 फाइटर जेट से हमला कर रहे थे, उस वक्त उनका F-16 जंग के मैदान में तबाह हो गया। ज़ेलेंस्की इस नुकसान से सदमे में चले गए और इस घटना के 4 दिन बाद उन्होंने यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेश्चुक को तुरंत बर्खास्त कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने खुद माना है कि कुर्स्क में हमला करना यूक्रेनी सेना के लिए एक जुआ था। ओलेक्जेंडर सिरिस्की कहीं ना कहीं इस हकीकत को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन फेल हो गया है। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. यूक्रेनी सेना का रूस पर बड़ा हमला करना बड़ी गलती साबित होने जा रहा है। 6 अगस्त 2024 से अब तक यूक्रेनी सेना ने अमेरिका और नाटो के हथियारों से भयंकर हमले रूस पर किए हैं। हमलों से बौखलाए पुतिन अब ये मान चुके हैं कि जब तक यूक्रेन को पूरी तरह से भस्म नहीं किया जाएगा, तब तक नाटो और अमेरिका इसी तरह से तिल तिल करके रूस को मारते रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में जिस तरह से हमले किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। रूस को खुफिया एजेंटों से पता चला कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को वो हथियार या तो दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं, जिसके दम पर यूक्रेनी सेना रूस के मॉस्को तक भयंकर तबाही मचा सकती है। लेकिन रूस ने पिछले 7 दिनों में बहुत ही भीषण हमले किए हैं। 109 मोर्चों पर जंग, रूस ने मचाई तबाही। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेत्स्क क्षेत्र के किरोवो गांव पर कब्जा कर लिया है। यह पूरा इलाका लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इधर यूक्रेन की रक्षा पंक्ति हमलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि वो रूसी सेना के साथ 109 मोर्चों पर भीषण जंग कर रही है, जबकि रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटों में खार्किव, डोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया, खेर्सोन में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से रौंद कर हरा दिया है।
रूस ने घातक मिसाइलों, शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और फाइटर जेट से हमले बहुत तेज किए हैं। इस बीच यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि खार्किव, कुपियांस्क और टोरेत्स्क के सीमावर्ती इलाकों में 109 लड़ाइयां हो रही हैं। इसमें सबसे भीषण जंग इस वक्त प्रोक्रोस की दिशा में हो रही है। Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. Я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. मॉस्को तक हमला करो, ज़ेलेंस्की ने दी हरी झंडी। इधर ज़ेलेंस्की आखिरी दांव खेलने में जुटे हैं। ज़ेलेंस्की लाख दावों के बावजूद रूस पर वैसा दबाव नहीं बना पा रहे हैं जिसकी यूक्रेन को सख्त जरूरत है। यूक्रेन को नाटो और अमेरिका से एक से बढ़कर एक घातक हथियार मिले हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना चाह कर भी रूस के बेहद अंदर तक हमला नहीं कर पा रही है, क्योंकि नाटो और अमेरिका इसके लिए राजी नहीं है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और नाटो पर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें मदद के लिए वो अमेरिका पर भी दबाव बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के आसमान से रूस के बमों को तभी हटाया जा सकता है जब हम उन पर हमले तेज कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो रूस जंग खत्म करने और शांति की तरफ कदम बढ़ाएगा। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमले में सक्षम मिसाइलों और रूस के खिलाफ इनके इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों को तभी रोका जा सकता है जब यूक्रेन रूस के एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए। हम हर दिन अपने सहयोगी देशों से इसकी इजाजत मांग रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रूस के बेहद अंदर हमला करने के लिए सेना को हरी झंडी दिखा दी है। Сьогодні говорив з Головкомом, Покровський напрямок, найбільше штурмів, не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках, майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. इधर यूक्रेन के ताजा हमलों से ये भी साबित हुआ है कि स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका को आग से खेलना बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि अमेरिका और नाटो बार बार यही कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ सीधी जंग नहीं कर रहे हैं, जबकि रूस के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। Своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно. Но это просто по Фрейду прорывается у них. Вы знаете, Третья мировая война – это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Вот весь американский менталитет. Менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности. रूसी हमले अब यूक्रेन पर कैसे भारी पड़ रहे हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। अब तक रूस की मिसाइलों और ड्रोन्स ने कीव, विन्नेतिशिया, झीटोमिर, खेमेलनित्स्की, देनप्रोपेट्रोव्स्क, पोल्टावा, निकोलेव, किरोवाग्राद और ओडेशा के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को निशाना बनाया है। लुओ, इवानो फ्रेंकोवस्क और खार्किव के गैस कंप्रेशर स्टेशन और गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को निशाना बनाया है। इसके अलावा कीव और देनप्रोपेट्रोव्स्क इलाके के एयरफील्ड और हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। रूस ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने सटीक निशाना लगाया है। यूक्रेन के कम से कम दर्जन भर हथियार डिपो में उड़ाए जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यहां तक दावा किया कि यूक्रेन को कुर्स्क में काफी नुकसान हुआ है। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या यूक्रेन मॉस्को तक हमला करके रूस को जंग में हरा पाएगा, या फिर यूक्रेन की इस हरकत से रूस पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह कर डालेगा।
ओटावा स्लेका 14 अगस्त 2023। बोरिसो ग्लिब्स 14 अगस्त। मिलेरो 20 जुलाई। मोरोजोअस 22 जुलाई और 3 अगस्त मोरिनोका 22 अगस्त और अब कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास। पुतिन को हिला देने वाले हमले। ज़ेलेंस्की ने रूस में पैदा कर दिया जलजला। रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मंडरा रहा खतरा। कुर्स्क में बम गिरा तो रूस के परखच्चे उड़ जाएंगे। 2.5 साल के युद्ध में अब तक ज़ेलेंस्की खून के आंसू रो रहे थे। अब पुतिन की लाल आंखों से खून टपक रहा है। रूस के भीतर घुसकर यूक्रेन तबाही का वो मंजर पैदा कर रहा है कि पूरा रूस सिहर रहा है। कुर्स्क पर यूक्रेन कब्जा जमा चुका है और आलम तो अब यह हो गया है कि रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडरा रहा है। बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिए। यह रूस के कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर कोई छत नहीं। खुले आसमान के नीचे इसकी चिमनियां खड़ी हैं। ज़ेलेंस्की का कोई भी ड्रोन या रॉकेट यहां तक पहुंचा तो परमाणु भट्टी की लंका लग जाएगी। और फिर जो पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की दर्जन भर धमकियां पश्चिमी देशों को दे चुके हैं, उनके अपने ही देश में उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। कुर्स्क के परमाणु पावर प्लांट का निरीक्षण करने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के डायरेक्टर जनरल पहुंचे। My message in Kursk Oblast, in Moscow, in St. Petersburg, in Sochi, in Kiev, in Buenos Aires, in New York is the same. No nuclear accident. This cannot happen, and this is why the IAEA will always be there. IAEA यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़पोरिज़िया भी पहुंचा था। ज़पोरिज़िया इस वक्त रूस के कब्जे में है, लेकिन ज़पोरिज़िया की एक परमाणु भट्टी में आग भड़की तो यूक्रेन और रूस दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लिया। IAEA आंखें फाड़ता निहारता रह गया। किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। परमाणु रेडिएशन से मौत की आशंका वाली खबरें पृष्ठभूमि में समा गई और अब कुर्स्क डेंजर जोन में पहुंच चुका है। तस्वीर देखिए और परमाणु भट्टी का खतरा किस लेवल पर है समझने की कोशिश कीजिए। रशियन नेशनल गार्ड के ट्रूप्स उस एमुनेशन को डिफ्यूज कर रहे हैं जिसे यूक्रेन के हाइमार्स से यहां भेजा गया है। यह जगह कुर्स्क परमाणु सेंटर के बिल्कुल करीब है। रशियन नेशनल गार्ड के अफसर ने एक टूटा हुआ मिसाइल बरामद किया है जिसमें 180 ऐसे बम मिले जो फटते फटते रह गए, जिसे अफसर ने डिफ्यूज किया। Группа прибыла на место, подняли дрон, беспилотник, осмотрели место, обнаружено то, что было ракета «Хаммерс». Вышли осмотреть объект, обнаружены были суббоеприпасы кассетные. Было обнаружено 183 боеприпаса. Они были уничтожены накладным зарядом, ни сработок не было. हारते यूक्रेन ने कैसे पलट दी बाजी? ज़ेलेंस्की ने निकाला ऐसा कौन सा हथियार जो पुतिन की फौज पर पड़ रहा भारी? क्या नाटो ने ज़ेलेंस्की को दिया ऐसा सीक्रेट हथियार जो रूस का कर सकता है विनाश? यूक्रेन के पास अब दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट में से एक F-16 है। यूक्रेन के पास हाइमार्स डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन रूस के पास अब भी लंबी दूरी के उन हथियारों की भारी कमी है जो रूस को बहुत अंदर घुसकर उसको जख्म दे सके। लेकिन ये जुलाई के पहले तक की स्थिति थी। अब यूक्रेन के हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन ने इसके लिए ऐसे हथियार लॉन्च किए हैं जो पुतिन की करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन रूसी वायुसेना के ठिकानों, तेल और हथियारों के डिपो और उसके कमांड सेंटर को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी कंपनियां अब सैकड़ों वन वे यानी एक बार में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का प्रोडक्शन कर रही हैं। पश्चिमी देशों में बने इसी तरह के ड्रोन के मुकाबले यूक्रेन के ये ड्रोन काफी सस्ते बनाए जा रहे हैं।
यूक्रेन की कंपनियां लंबी दूरी तक मार करने वाले AQ-400 साइथ ड्रोन बना रही हैं। इस ड्रोन की क्षमता 750 किलोमीटर यानी 450 मील है। इसके अलावा यूक्रेन की कंपनियां हर महीने 100 से अधिक कम दूरी वाले AQ-100 बेयोनेट ड्रोन भी बना रही हैं। ये ड्रोन एक बार में 100 से अधिक किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं। ये ड्रोन लकड़ी के बने हुए हैं और इन्हें यूक्रेन की पुरानी फर्नीचर फैक्ट्रियों में असेंबल किया जा रहा है। इन्हें असेंबल करने में 1 घंटा लगता है और फिर आधे घंटे में इसमें मोटर, विस्फोटक और इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए जाते हैं। बेयोनेट ड्रोन की कीमत कुछ $1000 होती है। इसकी तुलना में इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए रूस को जो मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है उसकी कीमत $10 लाख से भी अधिक होती है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन्स के हमलों को उनकी खुफिया एजेंसियां संचालित करती हैं। ज्यादातर हमले रात के वक्त किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इनमें से अधिकतर को मार गिराता है, लेकिन 10% के आसपास अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और फिर जो तबाही होती है उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन हमलों ने रूस के अपने सैन्य हवाई अड्डों को और पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया है। नतीजतन यूक्रेन पर हवाई हमलों की संख्या में भी कमी आई है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने मेरिनोवका एयरबेस पर काफी तबाही मचाई है। यूक्रेन का मानना है कि वो पश्चिम देशों में से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से और अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन के सहयोगियों ने उसके अनुरोध को मंजूर नहीं किया है। अमेरिका और जर्मनी में इस बात का भी डर है कि यूक्रेन को अगर ऐसे हथियार दिए गए तो उन्हें भी युद्ध में घसीटा जा सकता है। हालांकि इस डर के बावजूद पश्चिमी देश और कंपनियां यूक्रेन की मदद कर रही हैं। They want to insist on the idea that while we support Ukraine, even when we consider the possibility of targeting inside Russian territory, we are not in war with Russia. Nobody wants to be in war with Russia. We are just supporting Ukraine. But put on the shoes of the Ukrainians. You are being bombed by the Russians from a place which is out of range of your capacity. You would like to be able to fight on equal terms. This is a war that cost a lot of lives to the Ukrainians. So we have to support them more. यूक्रेन बहुत हद तक अब भी घरेलू स्तर पर बने ड्रोन ही इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन को लगता है कि युद्ध जीतने का एक ही तरीका है और वो है जंग को रूस के भीतर ले जाना। सवाल है यूक्रेन के हमलों का जोरदार जवाब पुतिन क्यों नहीं दे रहे? पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? पुतिन कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस हमले को इतना गंभीर खतरा नहीं मानते हैं कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से सैनिकों को वापस बुलाकर कुर्स्क इलाके में भेजना उचित समझे, जो उनका पहला लक्ष्य है। पुतिन का ध्यान यूक्रेन सरकार के पतन पर है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसके बाद किसी भी इलाके पर कब्जा अपने आप महत्वहीन हो जाएगा। 2022 में हमला शुरू करने के महीनों बाद पुतिन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसॉन के यूक्रेनी इलाकों को रूसी क्षेत्र के हिस्से के रूप में अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। उन इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। टेलीविजन मीटिंग में कुर्स्क हमले के बारे में पुतिन ने कहा कि यह डोनेट्स्क में रूसी अभियान को धीमा करने की एक चाल है। कुर्स्क में हमले की घटनाओं के बावजूद रूस तेजी से कई इलाकों में आगे बढ़ा है। यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुतिन ने कुर्स्क में कीव के हमले को बहुत कम महत्व देने की कोशिश की है। रूस के सरकारी मीडिया ने कुर्स्क पर हमले को कीव के आक्रामक इरादों के सबूत के रूप में पेश किया और कहा कि ये इस बात का और सबूत है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करना उचित था। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने डोनेट्स्क और लुहांस्क की 2 जगहों पर कब्जा कर लिया है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पुतिन लंबी जंग के योद्धा हैं, इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन भले ही इस वक्त रूस में घुसकर हमला करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन इसे अनदेखा कर रहे हैं। पुतिन माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कीव में पिछले 4 दिनों से रूस की फौज कई बार अटैक कर चुकी है। इन हमलों का एक ही मकसद है कि कीव का किला गिरा तो फिर रूस में घुसकर किए जा रहे यूक्रेन के हमलों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी।
हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। आपको याद हो कि 2022 में युद्ध शुरू होने के ठीक बाद रूस की फौज, जिसमें चेचन्या का कमांडर रमजान कादिरोव की सेना भी शामिल थी, कीव में घेरा डाला था। लेकिन 2 महीने के घेरे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और रूस की फौज को यूक्रेन के दूसरे इलाकों में कूच करना पड़ा। पुतिन आगे क्या करेंगे और पुतिन किस प्लान पर काम कर रहे हैं, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस बीच पुतिन की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह मंगोलिया का दौरा करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी का सदस्य है। 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के मामले में पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। पुतिन कच्चे खिलाड़ी नहीं। यूक्रेन युद्ध शुरू करने के बाद से ही पुतिन कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुतिन के सामने युद्ध शुरू करने से पहले भी यह क्लियर था कि यूक्रेन पर हमले के बाद उनका सीधा सामना नाटो की ताकतों से होगा, जिसकी लीडरशिप अमेरिका के पास है। पुतिन के सामने यह भी तथ्य स्पष्ट था कि नाटो ज़ेलेंस्की को हथियार देगा और हर संभव मदद करेगा। बावजूद इसके पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया और 2.5 सालों से कोई दिन शायद ही ऐसा हो जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर बम नहीं गिराए। अब यूक्रेन बम गिरा रहा है तो पुतिन को चिंता तो हो रही होगी, लेकिन ये चिंता इतनी ज्यादा नहीं दिख रही कि यूक्रेन पर पुतिन अटैक बंद कर दे। रूस के परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन। क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। Внимание, расчет, пуск! आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया खौफ से कांप रही है। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की हैं, जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है, जिसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हाँ, पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के इस साइन के क्या मायने हैं? पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? दुनिया के चप्पे चप्पे में पुतिन का ये वीडियो देखा जा रहा है। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा है। इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है और कुछ देशों ने तो वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणु बम के निशाने पर कौन है। पुतिन गुस्से से लाल है। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। पुतिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं। अपनी फौज के सामने पुतिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। पुतिन क्यों तिलमिलाए हुए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन कर भी चुके हैं। पुतिन के गुस्से का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइलें सेट कर दी हैं और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुंच चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है, वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में सुपर पावर का पावर सेंटर व्हाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारीक कड़ी फिट हो चुकी है
और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन के इस एटम हमले के बाद व्हाइट हाउस ही नहीं, दुनिया का क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो खतरा सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पुतिन के इस बयान को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुतिन का यह बयान अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Новые, и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно. पुतिन ने कहा सुधर जाओ वरना उड़ा दिए जाओगे। आखिर पुतिन क्रोध से लाल क्यों हो गए हैं, वो क्यों अमेरिका को ही भस्म करने पर आमादा है? तो सुनिए पुतिन के इस गुस्से के पीछे है बाइडेन का वो फैसला जिससे रूस सीधे सीधे अमेरिकी मिसाइल और हथियारों की जद में आ जाएगा। पुतिन के इस गुस्से के पीछे है अमेरिका का वो बयान जिसमें उसने कहा है कि वो जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अमेरिका और जर्मनी ने पिछले दिनों ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका नेटो और यूरोपीय देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करेगा। अब इस मैप के जरिए देखिए जर्मनी से रूस की कितनी दूरी है। दुनिया के नक्शे में जर्मनी यहां पर है और रूस यहां पर, और दोनों के बीच की दूरी है 5417 किलोमीटर। रूस का दावा है कि अमेरिका ऐसी मिसाइलें तैनात करने जा रहा है जो सिर्फ 10 मिनट में रूस के सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। सुनिए पुतिन को वो क्या कह रहे हैं।